आज हमारे अध्ययन का विषय क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है। क्रोचे का पूरा नाम सेनियर बेनिडेट्टो क्रोचे था। वे इटली के दार्शनिक थे। 1901 में उन्होंने सौंदर्य शास्त्र पर एस्थेटिका नाम की एक पुस्तक लिखी। उसके 12 वर्ष बाद इटली की राइस नामक संस्था के द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में उन्होंने साहित्य के इतिहास, दर्शन एवं कला पर 4 व्याख्यान दिए। उनकी स्थापनाएं अब पुरानी पड़ चुकी हैं, अब उन्हें कोई स्वीकार नहीं करता, किंतु हकीकत यह है कि उनकी स्थापनाओं ने यूरोप के सौंदर्य शास्त्रियों के दिलो दिमाग पर दशकों काम किया है, वह हावी रहा है। और कला, जो यह मानते थे कि कला की दुनिया भौतिक प्रपंचों से मुक्त एक स्वतंत्र और स्वायत्त दुनिया हुआ करती है, उसमें जागतिक गतिविधियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उस विचार को आज कला के लिए या अभिव्यंजनावाद का नाम दिया जाता है। क्रोचे ने कला को सहजानुभूति कहा, जो स्वतः गीतात्मक होती है, जो अन्य अनुभूतियों से कलात्मक अनुभूतियों को भिन्न करती है। कलात्मक अनुभव भौतिक अनुभवों से भिन्न है, क्योंकि भौतिक परिवेश में जन्मे हुए विचारों का संबंध प्रत्ययमूलक यानी अवधारणात्मक होता है और वह उसी के प्राधिकार भी है। अतः मनुष्य द्वारा सोची गई बुद्धि का व्यापार है वह। इसलिए जिस अनुभूति को कला प्रदर्शित करती है, वह जीवन जगत से निरपेक्ष होने के कारण निराली भी होती है और जीवनानुभवों से भिन्न भी होती है। क्रोचे ने जीवनानुभूति एवं कलानुभूति के बीच एक फांक को स्वीकार किया। जीवनानुभूति का संबंध सुख दुख की प्राप्ति और निवृत्ति से है, इसलिए इस विशिष्ट अर्थ में कला जीवनानुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि उसका संबंध यूटिलिटेरियन यानी उपयोगितावादी पक्ष से है और कला उपयोगितावाद का बाना धारण नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में कलानुभूति एवं जीवनानुभूति के बीच कोई तारतम्य नहीं है। कलात्मक अनुभूति इसलिए उस व्यावहारिक अनुभवों से, जीवनानुभवों से भिन्न होती है कि वह स्वतः स्फूर्त तरीके से अपने को अभिव्यक्त करते हैं। क्योंकि समस्त नैतिक व्यापार एन एक्ट ऑफ विल यानी इच्छाओं का कानून होते हैं, इसलिए वे किसी नीतिज्ञ या दर्शन शास्त्र का आदर्श तो हो सकते हैं, कला के नहीं हो सकते। किंतु इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है क्रोचे के द्वारा किया गया कला संबंधी ज्ञान और तर्क संबंधी ज्ञान का द्विविभाजन। एक को सहजानुभूति ज्ञान उन्होंने कहा और दूसरा को बुद्धिपरक अवधारणात्मक ज्ञान की संज्ञा। गर्म वस्तु को छूने से जलन होती है, यह सहजानुभूत ज्ञान है, किंतु अधीनस्थ वर्गों का शोषण या वर्ग संघर्ष प्रत्ययमूलक ज्ञान है। पहले का संबंध जहाँ कल्पना प्रसूत ज्ञान से है, जो काव्य, संगीत, नृत्य और कला की अन्य विधाओं से मिलता है, उसे हम मनोभाव के रूप में ही प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अवधारणात्मक ज्ञान तर्क और बुद्धि एवं विवेक पर आधारित होता है। वो दार्शनिक सूत्र वचनों के द्वारा अभिव्यक्त होता है, अथवा उसे कहें तो एक विकल्पात्मक बुद्धि भी कह सकते हैं। किंतु कला की सहजानुभूति से प्राप्त होने वाला ज्ञान इस अर्थ में लालित्यपूर्ण होता है कि वह अपने अभिव्यक्ति के रूपों को लेकर जन्म लेता है, जिस पर थोड़ी देर बाद ठहर कर हम मस्तिष्क तथा सहज ज्ञान, तर्क तथा कल्पना ज्ञान के ये 2 मुख्य स्रोत हैं। ये स्रोत परस्पर भिन्न ही नहीं बल्कि एक दूसरे के विरोधी भी है। क्रोचे बताते हैं कि सभी ज्ञान अभिव्यंजना है, किंतु सभी अभिव्यंजना कला नहीं होती है। सिर्फ सहज ज्ञान ही लालित्यपूर्ण अभिव्यंजना के विषय होते हैं और वही कला कहलाने के हकदार भी होते हैं। इस संदर्भ में स्वयं क्रोचे के द्वारा रखी गई स्थापनाओं से परिचय प्राप्त करना ज्यादा उपयोगी होगा, जिसे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। क्रोचे कहते हैं कि मस्तिष्क और सहज ज्ञान तथा तर्क और कल्पना ज्ञान के ये 2 प्रमुख स्रोत न केवल एक दूसरे के विरोधी हैं, बल्कि एक दूसरे से भिन्न भी है। अपनी बात को समझाते हुए वे कहते हैं कि इनकी परस्पर भिन्नता और शत्रु भाव को इस प्रकार समझा जा सकता है। उन्होंने लिखा, सहजानुभूति कला प्रत्ययमूलक ज्ञान का खंडन है। ध्यान दे, सहजानुभूति कला प्रत्ययमूलक ज्ञान का खंडन है। वह इसलिए खंडन है कि सहजानुभूति का संबंध लालित्यपूर्ण ज्ञान से है, जो कि कलाओं के द्वारा प्राप्त होता है, और अवधारणात्मक ज्ञान का संबंध दर्शन शास्त्र और विज्ञान से है, जिसे कि विशुद्ध विकल्पात्मक बुद्धि का व्यवसाय कहा जा सकता है। अपने सच्चे अर्थ अर्थात दार्शनिक रूप में प्रत्ययमूलक ज्ञान यानी कंसेप्चुअल नॉलेज नित्य यथार्थवादी होता है। इसका ध्येय या तो असत्य के विरुद्ध सत्य की स्थापना करना होता है, या उस सत्य के अंतर्गत निविष्ट करके
और उसी का एक उपाश्रित अंग मानकर असत्य का अपक्षय करना। पर सहजानुभूति का अर्थ है किसी चित्र का चित्रमय रूप में ग्रहण करना, चित्र की नितांत आदर्शमयता जो चित्रकार मन में पहले से ही अस्तित्व में है। इस ज्ञान की उपमा काल्पनिक जीवन के स्वप्न से दी जा सकती है और दर्शन की उसके जागरण से। अतः सहजानुभूतात्मकता और प्रत्ययमूलक अथवा बुद्धिपरक ज्ञान परस्पर विरोधी होते हैं। थोड़ी गंभीर या यूं कहे जटिल और उलझी हुई भाषा में क्रोसे प्रत्ययमूलक ज्ञान और सहजानुभूति से प्राप्त होने वाले ज्ञान के फर्क को समझाते हैं। वह कहते हैं कि प्रत्ययमूलक ज्ञान में सत्य और असत्य का दावा परस्पर संघर्षरत स्थिति में होते हैं, द्वंद्व रूप में होते हैं, जिसमें एक का क्षय और दूसरे की स्थापना होना आवश्यक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह एक प्रत्ययमूलक ज्ञान है। सामाजिक विकास के साथ एक समाज क्षरित होगा, दूसरा नया समाज अस्तित्व में आएगा, यह विकास का सामान्य नियम है। इसी तरह से प्रत्ययमूलक ज्ञान की सीमा को बताते हुए क्रोसे समझाते हैं कि उसमें सत्य और असत्य के बीच द्वंद्व होता है और वह अवधारणात्मक रूप से अपने होने की सार्थकता या अपने होने की निरर्थकता दोनों को अभिव्यक्त करती है। लेकिन सहजानुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति स्वतः स्फूर्त तरीके से लालित्यपूर्ण होती है। वह कलात्मक ही हो सकती है, किसी अन्य रूप में उसका प्रकटीकरण संभव नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, आदर्शमयता यानी वह गुण जो सहजानुभूति को प्रत्यय से कला को सामान्य प्रत्यय का प्रतिपादन करने वाले दर्शन और घटना विवरण से इतिहास से अलग करती है, कला की अपनी विशिष्टता है। गोया की कोसे यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कला की एक आदर्शमय लालित्यपूर्ण स्थिति होती है और यह लालित्यपूर्ण स्थिति से अलग होकर कला की अवस्थिति और उसका अस्तित्व संभव नहीं है। लालित्यपूर्ण अस्तित्व से अर्थ यह है कि वह बिना किसी भेदभाव के समभाव से सौंदर्यानुभूति का रसपान कराती है। उसमें सौंदर्यानुभूति में स्तर भेद नहीं हो सकता। इसलिए आदर्श में सौंदर्यानुभूति की स्थिति में किसी भी तरह का आनंद की पद सोपान क्रम स्थिति का अभाव होता है। जो ही आगे उन्होंने बताया, उस आदर्शमयता से चिंतन और निर्धारण का विकास होता है, त्यों ही कला छिन्न भिन्न हो जाती है। उनका कहना यह है कि इस आदर्श में लालित्यपूर्ण आनंद प्रदान करने की स्थिति से जैसे ही हम डिविएट करते हैं, जैसे ही हम अलग हटते हैं, वैसे ही कला की कलात्मकता नष्ट हो जाती है। गोया की कला की जो कलात्मकता है, जो आदर्शमयता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान के विरोधी तो है ही, बल्कि वह प्रत्यक्ष ज्ञान यानी अवधारणा मूलक या प्रत्यय मूलक ज्ञान का निषेध भी करता है। और अगर वह इस स्थिति में अगर वह प्रत्यय मूलक ज्ञान का संबल पकड़कर आगे बढ़ता है तो उसका मर जाना, उसका नष्ट हो जाना अवश्य संभावी है, वह छिन्न मूल्य हो जाएगी। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे कि वाल्मीकि ने क्रौंच मिथुन में नर की हत्या व्याध द्वारा होते देखकर काव्य का प्रथम छंद लिखा, शोक श्लोकत्व मागतः। कवि का शोकबद्ध हृदय श्लोक के रूप में फूट पड़ा और फिर मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम की वह मर्म वाणी, जिससे किसी भी तरह की अवधारणात्मक बुद्धि विश्लेषणात्मक प्रक्रिया और प्रत्ययों का अभाव है, कविता की मर्म वाणी बन गई। क्रोसे का कहना यह है कि काव्य कला और अन्य कलाओं के बीच बुनियादी फर्क, अन्य ज्ञान के अन्य स्रोतों के बीच, अन्य शाखाओं के बीच एक बुनियादी फर्क यह है कि कलात्मक अनुभूति स्वयं अभिव्यंजित होती है, स्वयं प्रकट होती है, उसे किसी अन्य प्रकटीकरण के स्रोत का साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होती। किंतु जो प्रत्यक्ष मूलक ज्ञान है, जो अवधारणात्मक ज्ञान है, जो जीवनानुभूतियों के दैनंदिन प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, उसकी अभिव्यक्ति हम बिना विचार परक ज्ञान के नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दरअसल कला में उस चिंतन का अभाव होता है जो पुराण के लिए अनिवार्य है, यानी पुराण तर्क वितर्क, बुद्धि विवेक, विश्लेषणात्मकता और अवधारणात्मकता का संबल पकड़कर आगे बढ़ता है, जबकि साहित्य और कला सहजानुभूति के होने के कारण लालित्य का और कल्पना का पल्ला पकड़कर आगे बढ़ता है। कला में उस
आस्था का अभाव है जो चिंतन तत्व से उत्पन्न होती है, कलाकार अपने चित्र में न तो विश्वास व्यक्त करता है और न अविश्वास, बस वह केवल सृजन करता है। यह कह के कि कला न तो अपने सृजन में न तो किसी वस्तु के प्रति अपना विश्वास प्रकट करता है और न अविश्वास प्रकट करता है। क्रोशे ने कला की एक स्वायत्त संरचना की सिफारिश की, उसकी एक अप्रतिम दुनिया, एक संपूर्ण आनंद मूलक संरचना की उन्होंने वकालत की। आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ ज्ञान ही लालित्यपूर्ण अभिव्यंजना के विषय है, सिर्फ सहज ज्ञान ही लालित्यपूर्ण अभिव्यंजना के विषय हैं और वही कला हो सकती है। इस संदर्भ में स्वयं जो उन्होंने स्थापना रखी है उसे मैंने अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया और उस विश्लेषण के आधार पर क्रोचे का यह अखंड विश्वास निर्मित होता है कि कलाकार में के मन में, मानस में अनेक तरह के संवेग, अनेक तरह की अनुभूतियां निरंतर संयोजित होती रहती है और वह उन अनुभूतियों का, उन संवेदना का मन के भीतर ही आस्वादन लेता रहता है। वह कला जो नीति, दर्शन या कानून पर आधारित होती है वह फिर नीति, दर्शन या कानून ही होती है, वह कला नहीं हो सकती। यह दोनों के बीच का एक बुनियादी फर्क बताया उन्होंने। क्रोचे का मानना है कि सहजानुभूति के रूप में कला अवधारणात्मक या प्रतिमूलक ज्ञान से भिन्न होती है। इसलिए नग्न या यूं कहे कि ठेठ अभिव्यंजना का संबंध विचार दर्शन से और अलंकृत अभिव्यंजना का संबंध काव्य और कला के लालित्यपूर्ण अभिव्यंजनात्मक रूपों से हुआ करता है। वह स्पष्टतः बताते हैं कि वे युग कलात्मक विकास की दृष्टि से अत्यंत निकृष्ट होते हैं, अनूर्वर होते हैं, जिनमें गणित और भौतिक विज्ञान के शाखाओं का प्राबल्य होता है। यह देखें, यहाँ आते आते एक तरह से क्रोसे जो है वे अब ज्ञान विरोधी रुख भी अख्तियार कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने क्रोसे की कड़ी आलोचना काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक अपने निबंध में की थी और यह बताया था कि क्रोचे जो है वह सहजानुभूति ही नहीं, स्वयं ज्ञान के वस्तुमूलक आधार से ही इनकार करते हैं। ज्ञान के विस्तार के साथ ही भाव क्षेत्र का विस्तार जुड़ा हुआ है, यह आचार्य शुक्ल की स्थापना है। ज्ञानात्मक संवेदना भावनात्मक संवेदना का विस्तार करती है, यह मुक्तिबोध की स्थापना है। लेकिन इन सब से अलग हटकर, इनसे बहुत पहले क्रोचे ने यह स्थापना सामने रखी कि दरअसल दैनंदिन जिंदगी के अनुभवों से कलात्मक अनुभवों का इस मायने में कुछ लेना देना नहीं है, और लेना देना ही नहीं, वे परस्पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो इसलिए कि दोनों प्रकृतितः भिन्न होते हैं। एक का आधार प्रत्यक्ष अनुभूति है, एक का आधार विश्लेषणात्मक ज्ञान है और दूसरे का आधार एक लालित्यपूर्ण अनुभव है जिसे कि सिर्फ सृजनकर्ता सृजन के क्षणों में भोगता है और आस्वादक आस्वाद के समय में भोगता है। लेकिन यह एक ऐसी अनुभूति है जिसके बारे में न तो सृजनकर्ता कुछ बता सकता है और न आस्वाद के दौरान कोई आस्वादक उसकी व्याख्या ही कर सकता है, क्योंकि व्याख्या करने के लिए तर्कमूलक ज्ञान और प्रज्ञामूलक प्रवृत्ति के साथ साथ प्रत्यय की जरूरत होती है, विचार की जरूरत होती है, अवधारणा की जरूरत होती है, जो कला की प्रकृति के सर्वथा विपरीत है। क्रोचे का कहना यह है कि अभिव्यंजना सिर्फ रूप की होती है, ध्यान देने की जरूरत है। क्रोचे ये स्पष्ट रूप से यह मानते हैं कि कला में अंतर्वस्तु नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जो कुछ भी होता है वह कला का रूप ही होता है और कलात्मक सृजन के पल में अभिव्यंजना की निसर्ग क्षमता अभिव्यक्त होती है। रेखा, रंग, ध्वनि, चित्र, संगीत, कूची, कलम, वाग्मिता आदि के माध्यम से सहयोग से अभिव्यंजना की क्रिया पूरी होती है, क्योंकि सहजानुभूति अभिव्यंजना के रूपों के साथ ही जन्म लेती है। इसलिए उन्होंने कहा कि कलात्मक अनुभूति स्वतः स्फूर्त तरीके से अपने द्वारा निर्धारित रूपों में ही अभिव्यक्त होती है। काव्य शास्त्रियों के बीच बहुत प्राचीन काल से लेकर आज तक कला में उसकी रूप प्रकृति की प्रधानता है या अंतर्वस्तु को की प्रधानता है, इस बात को लेकर लंबी बहस चलती रही है। ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में आकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में आकर क्रोचे ने इस पुरानी बहस को एक बार फिर से जीवित किया और उन्होंने बताया कि कला के क्षेत्र में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वह रूप ही है,
वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हर सहजानुभूति अपनी अभिव्यक्ति के साथ अपने अनुकूल रूप को ही लेकर जन्म लेती है। रूप ही अभिव्यक्त होता है, रूप ही अभिव्यंजित होता है, रूप ही संप्रेषित होता है, अंतर्वस्तु की वहां पर कोई भूमिका नहीं होती है। क्योंकि सहजानुभूति और अभिव्यंजना दोनों अभेद होते हैं, इसलिए क्रोचे ने मुक्तक काव्य, महाकाव्य, रेखा चित्र, खंड काव्य, त्रासदी, कौमुदी, संगीत, नाटक, चित्रकला, काव्य कला आदि जो कला की तमाम विधाएं हैं उनको निरस्त किया और उन्होंने यह स्थापना सामने रखी कि चूंकि रूप एक शाश्वत तत्व है, इसलिए वो शाश्वत तत्व अखंड है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए कलाओं का किया गया वर्गीकरण या विभाजन, विधाओं के रूप में उसका वर्गीकरण एक तरह से प्रपंच है, एक तरह से एक प्रवंचना है। मूल रूप तो किसी भी सहजानुभूति की का वह कलात्मक रूप है जो कि स्वतः स्फूर्त तरीके से अभिव्यंजित होता है, संप्रेषित होता है और आस्वाद का विषय भी बनता है। उनमें कलात्मक सहजानुभूति में इस तरह का कोई भी विभाजन यदि विधाओं के रूप में उसका वर्गीकरण अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उससे कला की मूल प्रकृति ही खंडित होती है, क्योंकि सौंदर्य की अनुभूति ही कला का मूल उद्देश्य होता है। यह देखने की बात है, क्रोचे के कला चिंतन में सौंदर्य शब्द का एक विशेष अर्थ है, क्योंकि कला में सुखात्मक दुखात्मक अनुभूति, उपयोगी अनुपयोगी, लाभ हानि के लिए कोई अवकाश नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, नैतिकता अनैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वे सब मनुष्य के व्यवसायत्मिका बुद्धि के चमत्कार हैं। इसलिए काव्य और कला का मूल्य सिर्फ सुंदर शब्द से ही अभिव्यक्त हो सकता है और काव्य सिर्फ सुंदर ही हो सकता है, असुंदर के लिए उसमें कोई जगह नहीं हो सकती। सुंदर से यहाँ अभिप्राय उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, सिर्फ रूपात्मक अभिव्यक्ति के कौशल से है। ध्यान देने योग्य बात है ये कि क्रोसी की दृष्टि में वही काव्य, वही कला सुंदर है जो कि रूपात्मक अभिव्यंजना की दृष्टि से अपने कौशलपूर्ण ढंग से एक प्रभावशाली इंद्रजालिक दुनिया को खड़ा करती है, रचती है। उसका संबंध किसी भौतिक जगत, किसी भौतिक वस्तु या यूं कहें उसके सौंदर्य से नहीं है। वक्रोक्ति, उक्ति, वैचित्र आदि के द्वारा कविता में अभिव्यक्त भाव अपने अनोखेपन के कारण सौंदर्य का रूप ग्रहण कर लेते हैं और यह सौंदर्य सिर्फ रूप की सौंदर्याकृति है, उसमें वस्तु की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि स्वयं वस्तु भी क्रोसे के चिंतन में एक रूप ही है। वही संप्रेषित भी होता है, ग्राह्य भी होता है, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। मैंने पहले भी इस चीज की ओर श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट किया था कि क्रोचे ने दैनंदिन अनुभवों को सौंदर्य के दुनिया से बाहर रखा। वह एक ऐसी निर्लिप्त, आत्मतृप्त, स्वायत्त और स्वतः संपूर्ण संसार की निर्मिति है जिसमें कि किसी अन्य तत्व का कोई अन्य तत्व बाधक नहीं है। वह सिर्फ रूप है और रूप का रसास्वादन है। यानी क्रोचे की दृष्टि में सहजानुभूति सिर्फ रूप की ही होती है, वस्तु या प्रत्यक्ष विधान की नहीं होती। रूप आत्मा का प्रतीक्षीकरण है, पदार्थ या मैटर का नहीं। कलाओं में इसी रूप का महत्व है क्योंकि वह आत्मा के सदृश होने के कारण सनातन, शाश्वत एवं नित्य है। यह जो वस्तु है, शरीर है, वह नित्य है, क्षरणशील है। यद्यपि आत्मा की क्रियाएं अर्थात रूप की अभिव्यक्ति शरीर अर्थात अंतर्वस्तु के माध्यम से ही रूपायित होती है, लेकिन प्रधानता आत्म तत्व की ही है। लेकिन यहाँ एक सवाल, एक प्रश्न उठता है, शाश्वत एवं चिरंतन आत्मा नाशवान एवं अनित्य शरीर के माध्यम से अपने को कैसे अभिव्यक्त करती है, कैसे अभिव्यंजित करती है, इस बारे में क्रोसे कुछ नहीं बताते। दरअसल भौतिक जीवन के व्यावहारिक अनुभवों में सौंदर्य छटा देखने के बजाय आत्मा के भीतर संगीत में स्वर लहरियों में आनंद तत्व की खोज क्रोसे को बार बार आत्मा, अंतर्ज्ञान, विशुद्ध चेतना, अंतश्चेतना जैसे अटकल पंथी दर्शन शास्त्र की ओर ले जाता है, जिसकी कड़ी आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
काव्य एवं अभिव्यंजनावाद नामक अपने निबंध में की थी और उन्होंने कहा था कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को मरे अब सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं, अब एक क्रोचे क्या 100 क्रोचे भी उसे मिलकर जिला नहीं सकते। ग्रैमसी ने अपने प्रेजेंट डायरी में व्यवहार का दर्शन अध्ययन की कुछ समस्याएं नामक अध्याय में क्रोचे के विचार प्रणाली की त्रुटियों की ओर संकेत किया है। उन्होंने बताया है कि अन्य भाववादी आदर्शवादी दार्शनिकों की तरह क्रोचे के यहाँ भी दार्शनिक दृष्टिकोण और राजनीतिक कर्म के बीच एक गहरा फांक दिखाई देता है। यानी एक निश्चित दार्शनिक मतवाद एक अनिवार्यता एक निश्चित राजनीतिक कर्म की ओर ले जाता है। इसका बोध क्रोचे के दर्शन शास्त्र से नहीं होता है। यही उन्हें विश्वात्मा या यूं कहें अंतश्चेतना, आत्मा के रूप, आत्मा के प्रत्यक्षीकरण जैसे अटकल पंथ की ओर ले जाता है। अमूर्त और तरल किस्म की विचारधारा की ओर अग्रसर करता है। या तो यूं कहें कि क्रोचे की हाथ की सफाई है या उनके बुद्धि का चमत्कार कि उन्होंने काव्य और कला के प्रश्न को रहस्यवादी शब्दावली में खूब रंग चुनकर उसे एक आध्यात्मिक रंग प्रदान कर उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां पर कि विचार का संबंध व्यवहार से और जीवनानुभव से पूरी तरह से विच्छिन्न हो जाता है और इस तरह से कला का प्रश्न सिर्फ कला का प्रश्न रह जाता है, वह समाज का प्रश्न, राजनीति का सवाल या व्यापक रूप से कहें तो ज्ञान के सवाल से भी कटकर अपने एक नितांत संकीर्ण दायरे में बद्ध हो जाता है। कहने की जरूरत नहीं कि सहजानुभूति स्वतः अभिव्यक्त होती है, वह काव्यात्मक होती है, उसकी लालित्यपूर्ण अभिव्यंजना संभव है। यह सब कहकर क्रोचे कोई अपने सौंदर्य शास्त्र में नई बात नहीं कह रहे थे। उनका पूरा का पूरे कला संबंधी चिंतन के आदर्शवादी ढांचा पुराने प्लेटो के अध्यात्मवाद का ही नया भाष्य प्रस्तुत करता है। चूंकि भाववाद या दार्शनिक मेटाफिजिक्स जिसे कि मेटाफिजिकल आइडियलिज्म कहते हैं, जिसे दार्शनिक भाववाद कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यथार्थ से उसका अलगाव होता है। क्रोसे के यहाँ भी यह देखने की यह प्रवृत्ति स्वतः स्फूर्त ढंग से देखने को जिस स्वतः स्फूर्तता से वह कलात्मक अभिव्यक्ति की वकालत करते हैं, उतनी ही स्वतः स्फूर्तता से उनके काव्य और कला संबंधी चिंतन के दायरे की अभिव्यंजना भी हो जाती है।